हाय दोस्तों, मैं आपका धीरज सर। आज लेके आया हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर 8। इस लेक्चर पे आने से पहले आप लेक्चर 7 का पार्ट 1 पार्ट 2 अवश्य देखें, क्योंकि 7 लेक्चर और 8 लेक्चर दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज इस लेक्चर में हम जो पिछले क्लास में मास इफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस पढ़ा था, उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आज एक समझाऊंगा। ठीक है। दूसरा चीज़, जो पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट्स देखते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जो भी आप देखते हो, जितने सारे आपको याद है एलिमेंट्स, उनके न्यूक्लियस का आप बाइंडिंग एनर्जी आप लगभग एक ग्राफ से आप देखोगे। तीसरा होगा मेरा आज का टॉपिक, टाइम मिलेगा तो रेडियो एक्टिविटी का हम इंट्रोडक्शन क्लास आज देख लेंगे। ठीक है। आज हम बात करते हैं, फटाफट हम बात करते हैं। सबसे पहले जो पिछले क्लास में हमने बताया था, उसमें से थोड़ा सा मैं पीछे से थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूँ, और आगे मुझे उसकी ज़रूरत है, उसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। एक बात बताइए मुझे कि अगर 3 4 या मान लो फॉर एग्जांपल मैं 5 न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस का जब निर्माण किया था पिछले क्लास में, आपको पता है। अब इसमें ऐसे ही समझिए, ऐसे रहो। तो इस प्रोसेस में क्या निकलता है? बाहर एनर्जी निकलता है, और इस एनर्जी क्यों निकलता है? मास डिफेक्ट के कारण निकलता है। पता है सबको यहाँ तक? इसका होता क्या है, कुछ एक मास, ये टोटल जब हम मास कैलकुलेट करते हैं, इसका कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, E=mc² के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये एनर्जी जितना ज्यादा बाहर निकलता है न्यूक्लियस के निर्माण के समय, बाइंडिंग एनर्जी जितना ज्यादा बाहर निकलता है, न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा अपना क्या होता है? स्टेबल होता है। न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा क्या होता है? आपका स्टेबल होता है। ये बात पता है। बाइंडिंग एनर्जी जितना ज्यादा निकलेगा, न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा क्या होता है? आपका स्टेबल होता है। ओके। जब ऐसा है तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझते हैं। देखिए, ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ आप सभी को समझाने के लिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास क्या है? एग्जाम्पल है, एक हीलियम एग्जाम्पल है। देखिए, ध्यान से समझिए। हीलियम 2 4। उसके बाद एग्जाम्पल है आपका, मान लो आयरन है। आयरन का दिया हुआ है आपका 26 56 है। ठीक है, देखिए ध्यान समझिए। और एक आपका यूरेनियम है, एक आपका क्या है? यूरेनियम है 92 238 है। 238, आप समझिए इस चीज को। इसका जो बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। और इसका जो दिया हुआ है, इसका बाइंडिंग एनर्जी जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है? 776 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। और इसका जो दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी, वो दिया हुआ है 1309 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है। अब आप जब ये देखोगे, ये आपके सामने है। हमने क्या बोला कि न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के समय जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी निकलेगा, जितना ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगा, उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस क्या होता है? स्टेबल होता है। अब 3 न्यूक्लियस को हम कंपेयर कर रहे हैं, हीलियम, आयरन और यूरेनियम। अब ये तीनों को कंपेयर करना है और बताना है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो आप कहोगे, इस नॉलेज से कहोगे कि सर आप देख रहे हो इसमें बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में निकल रहा है? यूरेनियम में निकल रहा है, 1309 है। इसमें 476, इसमें कितना? 28 है। आप ये कहोगे सबसे ज़्यादा इसमें निकल रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद ये ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये कम स्टेबल होगा। तो ये इस तरह आप कहोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये कहो, अच्छा पहले आप ये देखो, आयरन और यूरेनियम में चेक करो। आयरन और यूरेनियम को जब चेक करोगे तो आपको किसका ज़्यादा है? आपका यूरेनियम का ज़्यादा है बाइंडिंग एनर्जी, है ज़्यादा। जब न्यूक्लियस बन रहा है तो इसमें से ज़्यादा एनर्जी निकल रहा है। अच्छा, इसमें देखोगे तो कम निकल रहा है, तो आप कहोगे यूरेनियम ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू आयरन। आप यही कहोगे कि यूरेनियम क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। इस यहाँ से यहाँ तक आप ये देखोगे तो कहोगे, लेकिन ये गलत है। आपका आयरन क्या होता है? यूरेनियम से क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है? ध्यान से देखो, समझो। इसका जो न्यूक्लियस का साइज, इसका साइज क्या दोनों का बराबर है? अगर तीनों का देखा जाए, हीलियम में तो 4, इसका क्या है? 4 न्यूक्लियॉन्स है, इसमें 4 न्यूक्लियॉन्स है, इसमें 26 है, इसमें क्या है? 226 लिखा है। सॉरी यार, 26 नहीं है, 56 है, मिस से लिखा गया, मिस प्रिंट हो गया। ठीक है। अब देखो, इसका 4 न्यूक्लियॉन्स, इसके पास कितना है? 56, इस पे कितना है? 238 है। कहने का मतलब यहाँ 238 न्यूक्लियॉन्स जब करीब आए होंगे, तब जाके 1309 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला होगा। इसमें 56 ही आए होंगे तो कितना निकला होगा? 476 निकला होगा। इसमें 4 ही आए होंगे तो कितना निकला होगा? 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला होगा। बात समझ में आ रहा है? इसमें अब देखो ध्यान से, अगर हम कंपेयर,
अगर डायरेक्ट देखो यहाँ से, अगर डायरेक्ट ऐसे होता है कि सबका न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, एक समान होता है, तो डायरेक्ट आप बाइंडिंग एनर्जी देख लेते तो हो जाता आसान आपके लिए, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज तो सबका अलग अलग है। तो अब न्यूक्लियस का साइज अलग अलग है तो केवल बाइंडिंग एनर्जी से काम नहीं चलेगा। इसलिए नहीं काम चलेगा क्योंकि सबका साइज अलग है। इसमें 238 न्यूक्लियॉन्स जब करीब आए हैं तब जाके इतना निकला है। इसमें हो सकता है 56 करीब आए हैं तब जाके इतना निकला है। इसमें 4 ही आए हैं तो इतना निकला है। तो आपको चेक क्या करना होगा, अब देखो ध्यान से दिमाग लगाना होगा कि भाई अब हमें निकालना ये होगा कि अगर ऐसा है सबका न्यूक्लियस का साइज तो क्या होता है, अलग अलग होता है, तो करे क्या। इसके लिए क्या किया साइंटिस्टों ने, क्या किया स्टेबिलिटी चेक करने के लिए किया ये कि दिमाग ये लगाया गया कि आप ये कैलकुलेट कर लो कि एक न्यूक्लियस कितना भी न्यूक्लियस से अगर मान लो कोई बना हुआ है न्यूक्लियस, जैसे यहाँ पे अगर मान लो 238 न्यूक्लियस से बना है न्यूक्लियस, इसका 56 से बना है न्यूक्लियस, इसका 5-4 से बना है न्यूक्लियस, तो उसने बोला कितना न्यूक्लियस से बना हो न्यूक्लियस फर्क नहीं पड़ता, बस आप चेक क्या करो उसमें एक न्यूक्लियस जब करीब आए, एक न्यूक्लियस जब आने में कितना एनर्जी, एक न्यूक्लियस जब पार्टिसिपेट कर रहा है न्यूक्लियस बनाने में, एक न्यूक्लियस जब फ्री अवस्था से न्यूक्लियस बनाने में रोल अदा कर रहा है, तो निकालो वो कितना एनर्जी बाहर दे रहा है। तो एक में निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। अगर ये 4 में इतना निकलता है, अगर मान लो 4 में इतना निकलता है तो एक में कितना निकलेगा, तो 28 बटा कितना हो जाएगा 4। वही तो याद करो, ये क्या था आपका, ये क्या था आपका, यही तो क्या था आपका मास नंबर था। तो याद करो पिछला क्लास में लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन क्या था, बाइंडिंग पर न्यूक्लियन पढ़ाया था, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन न्यूक्लियंस। तो ये क्या हो जाएगा 28/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7। यहाँ निकालोगे 18, तब क्या निकाल दो आपका वही चीज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब एक न्यूक्लियंस को आने में न्यूक्लियस में आने में न्यूक्लियस को बनाने में, एक न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस बनाने में कितना एनर्जी बाहर निकाला हो, कहाँ कितना एनर्जी बाहर निकाला होगा वो बस निकाल लो। 476 अपॉन कितना हो जाएगा भैया, कितना है इसमें 56। इसका अगर निकालो तो कितना आ जाएगा, इसका निकालोगे तो आएगा लगभग आपका कितना आएगा 7, इसका आएगा आपका 56, 76 8.5 आ जाएगा। अच्छा उसका इसका निकालो तो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस निकाल लो भाई, तो इसका आ जाएगा 1309 बटे, अगर न्यूक्लियंस कितना है 238, तो इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5.5 आ जाएगा। देखो तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, वही जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ाया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। उससे क्या पता चलता है कि आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से पता ये चलता है कि एक न्यूक्लियंस जब न्यूक्लियस बनाने में रोल अदा किया होगा तो उसने कितना एनर्जी बाहर निकाला होगा 7। तो इसमें एक न्यूक्लियंस जब करीब आएगा तो कितना निकाला होगा 7। इसमें जब एक न्यूक्लियंस जब न्यूक्लियस बनाने में पार्टिसिपेट किया होगा तो कितना निकला होगा 8.5, और इसमें एक न्यूक्लियस जब पार्टिसिपेट कितना किया होगा 5.5। तो सबसे ज्यादा एनर्जी अगर देखा जाए तो कौन निकाला है, इसमें निकाला है, आयरन में निकाला है। बात समझ में आ गया। उसके हर एक न्यूक्लियस क्या सबसे ज्यादा एनर्जी निकाले एज कम्पेयर टू यूरेनियम और हीलियम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, आपका आयरन होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, आयरन होगा। तो वही बात है, जब साइज सब न्यूक्लियस का क्या हो अलग अलग होता है तो उसमें हम कैसे निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस निकालते हैं। इसीलिए पिछला क्लास में हमने पढ़ाया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। तो नीचे एक नोट डाल के पॉइंट लिख लेना सारे, यहाँ तक आपको मैंने ये समझा दिया। चेक यहाँ पे कैसे लिखना है, आप चेक द स्टेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिख लेना एग्जाम्पल ऐसे करके लिख लेना क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये लिख लेना चेक द स्टेबिलिटी ऑफ, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ गिवन न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अब इसमें किसका ज्यादा होगा आपको खुद समझ में आ गया। ये ए नंबर था, ये कौन था बी नंबर था, ये कौन था आपका सी नंबर। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी नंबर होगा, क्योंकि आपको क्या देखना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखना है। तो फटाफट लिख लीजिए, नोट डालिए पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज the
मेजरमेंट ऑफ बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियस स्टेबिलिटी। इसको लिख लो फटाफट, ये क्वेश्चन लिखो, उसके बाद ये नीचे लिख लेना, हिंदी इसका लिख लेना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसके हिंदी लिख लेना बाइंडिंग एनर्जी, दिख रहा है भाई सबको, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नाभिक का स्थिरता, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नाभिक का स्थिरता बताता है। फटाफट इसको लिख लो, जल्दी इसको रोक के लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अब भाई समझ में आ गया होगा आपको सभी को। अगर किसी भी न्यूक्लियस स्टेबिलिटी देखना है, आपको क्या देखना है, न्यूक्लियस स्टेबिलिटी देखना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर निकालना पड़ेगा। ये याद रखना जीवन में, बस आप ये नहीं देखोगे, अगर बोर्ड में सवाल आए या कहीं भी सवाल है तो आप बस ये बाइंडिंग एनर्जी देख के नहीं टिक कर दोगे। ऐसे नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड में बाइंडिंग एनर्जी देख लिया, किसका इसका ज्यादा, तो भाई ये ज्यादा स्टेबल होगा, वो नहीं, आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर देखना है, तब जाके कैलकुलेट करके तब आपको टिक करना है। ये सवाल आता है आपके ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, मैं जब क्वेश्चन सेंड करता हूँ उसमें आपको ये ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा चेक करने के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये ग्राफ हम आपको समझाते हैं फटाफट, ये सबने लिख लिया होगा, मैंने नाभिक का क्या स्थिरता बताता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको अब समझ में आ गया होगा बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी की पर न्यूक्लियन का रोल क्या है, उसे क्या हम कैलकुलेट करते हैं, ये चीज समझ में आपको आ गया होगा। बस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपका स्टेबिलिटी बताता है, और बाइंडिंग एनर्जी क्या है, जब न्यूक्लियस बनता है उस समय एनर्जी निकलता है, जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी निकलेगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस क्या होगा, आपका स्टेबल बनेगा। अब हम बात करते हैं, ग्राफ बताते हैं, एक देखिए, अब हेडिंग डालिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस, एक ग्राफ हम आपको बता रहे हैं, मास नंबर या न्यूक्लियन कर्व बता रहे हैं। कर्व का मतलब होता है ग्राफ ही होता है, CURVE, ठीक है। अब ये हम आपको बनाने जा रहे हैं, फटाफट देखो ध्यान से, सारे ड्रॉ करो, हेडिंग डालो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस ए का मतलब क्या आपका पता है, ए का मतलब यहाँ पे क्या है आपका मास नंबर, वही नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, मास नंबर, ठीक है। फटाफट मैं ग्राफ बना रहा हूँ, फटाफट आप भी बनाते जाओ, समझ में आ जाएगा सबको, कुछ नहीं। ग्राफ में इस साइड क्या रखना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रखना है, इधर क्या रखना है, मास नंबर रखना है, इधर क्या रखना है भैया, आपको मास नंबर रखना है ए, इसको पता है ना आपको, मास नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रखना है। और मैं ड्रॉ करता जाता हूँ, फटाफट यहाँ तक जल्दी लिखो, फटाफट इस टॉपिक को लिखो जल्दी फटाफट। देखो सारे, ये हमने ड्रॉ कर दिया, आप भी फटाफट पहले ड्रॉ कर लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ, जल्दी इसको रोक के ड्रॉ करो, जैसे मैंने बनाया है एज इट इज आपको बनाना है, ऐसे बिल्कुल देख लो कैसे बनाया मैंने। ये सराउंडिंग से क्या होगा, ये देखो, ये पीछे और आगे से उठा हुआ होगा, फिर ये आगे, और ये देखो कैसे, जैसे जैसे मैंने बनाया है ऐसे आपको बनाना है। फटाफट रोक के कॉपी करो, और देखो सारे, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, पहले समझ लो एक बार, फिर देखो फटाफट। देखो एक्चुअली होता क्या है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, देखो ध्यान से, इस ग्राफ से आपको पता ये चलता है, देखो ये देखो, इस वाले जो हमने ये लिखा है ऐसे, जैसे आगे ये देखो, ये जो बना हुआ है, ये जो आपका ये बना हुआ है, देखना, ये देखो, इसको हमने बोला है, इस वाले ऊपर वाले को ए, इस पॉइंट को ये बोला है, इसको क्या बोला है, बी बोला है, इसको क्या बोला है, सी बोला है, इसको क्या बोला है, डी बोला है, इसको क्या बोला है, ई बोला है। अब ध्यान समझना, इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये है क्या आपका, ए कौन सा है, देखो ध्यान से, अगर ए बात करें, यहाँ नीचे क्या है आपका मास नंबर है, मास नंबर, ठीक है। तो ए पर अगर हम बात करें यहाँ पे मास नंबर, ये ए किसको बता रहा है आपका, हीलियम को, बी किसको बता रहा है यहाँ पे आपको, बेरिलियम को, सी किसका बता रहा है आपको, सी किसका बता रहा है कार्बन को, डी किसको बता रहा है आपको ऑक्सीजन को,
और अच्छा ई किसको बता रहा है आपको, नियोन। देखो ए अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, ए अगर यहाँ पे हीलियम है तो नीचे कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, हीलियम, फिर कौन होगा, लिथियम होगा, फिर कौन है, ब्रिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। बात समझ में आ रहा है आपको, सबको पता है पीरियोडिक टेबल में कैसे होता है, हाइड्रोजन, हीलियम है, यहाँ पे हीलियम है, फिर लिथियम, फिर ब्रिलियम, फिर ब्रोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। आपको पता है फिर आगे धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अब होता यूं है, ये देखो समझो, इसका जो पड़ोसी है, ए का पड़ोसी कौन कौन है, नीचे कौन है, हाइड्रोजन, और आगे कौन है, लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम। ए कौन है आपका, हीलियम। हीलियम का देखो पड़ोसी कौन है, पीछे कौन पड़ोसी है, हाइड्रोजन। हीलियम का पड़ोसी पीछे कौन है, हाइड्रोजन, और आगे कौन है, लिथियम। उससे देखो ये क्या है, आगे ऐसे उठा हुआ है कि नहीं, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। इसका मतलब ये है इन दोनों से इसका वैल्यू क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। ये ऊपर उठने का मतलब क्या है, ये जो आगे ऊपर की तरफ ऐसे बना हुआ है, ये शेप जो बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बताता है कि ये जो इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है, आगे कौन है, लिथियम। यहाँ अगर मान लो एग्जांपल तो हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन है आपका, देखना समझना, एक ही समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे कौन है आपका, लिथियम है, ध्यान से समझना। ये ऊपर की तरफ ऐसे एकदम उठा हुआ है, ऐसे कोण बना हुआ है। इस कोण का मतलब ये दर्शा रहा है कि इन दोनों से, लिथियम और हाइड्रोजन से ए का जो होगा, ए मतलब हीलियम का जो होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है आपका, ज्यादा है। क्या है आपका, ज्यादा है। मतलब ये इससे और इससे क्या है, ज्यादा स्टेबल है। फिर यहाँ अगर बात करें, यहाँ पे क्या है, बोरोन है, लिथियम, यहाँ पे क्या है आपका, ब्रिलियम है, फिर बोरोन है। फिर बोरोन और लिथियम से इसका क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर जाता है। मतलब ये क्या है, फिर ब्रिलियम लिथियम से और बोरोन से क्या ये ज्यादा स्टेबल है। तो इसी तरह आगे धीरे धीरे क्या होता है, जितना सारा ये उठा हुआ है, ये उठा वाला जितना एलिमेंट है, इस एलिमेंट का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, अपने पड़ोसी से क्या होता है, ज्यादा होता है। एक पर समझ में आ गया तो और भी समझ में आ जाएगा। हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सबको पता है ये चीज। तो ये देखो, इसका जो पड़ोसी है उससे ज्यादा होगा, बी का जो पड़ोसी है आगे पीछे उससे क्या होगा, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा। सी का जो पड़ोसी है आगे पीछे उससे क्या होगा, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, ज्यादा। डी का जो पड़ोसी है वो उससे इसका पड़ोसी पीछे वाला और आगे वाला उससे क्या होगा, इसका ज्यादा है। ई का जो पड़ोसी आगे और पीछे उससे बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इसका ज्यादा है। तो बस यही ध्यान रखना है। ए का मतलब कौन है आपका, हीलियम, बी का मतलब कौन है, ब्रिलियम, सी का मतलब कौन है, कार्बन, डी का मतलब कौन है, ऑक्सीजन, ई का मतलब कौन है, नियोन। देखो तो ये सारा का सारा देखो, ये जो एलिमेंट ऊपर होते हैं ना, ऐसे कैसे याद रखा जाएगा, तो इवन एटॉमिक नंबर, देखो सबका एटॉमिक नंबर जो है, देखो तो इवन है कि नहीं, देखो 2 4 6 8 10 इवन है ना। तो इवन एटॉमिक नंबर वाले का याद रखना, याद करने के लिए मैं तरीका होता है, इवन एटॉमिक नंबर वाले का जो होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो अपने पड़ोसी से क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब अपने पड़ोसी से ज्यादा क्या होता है, अस्थाई होता है। तो अगर सवाल कहीं दे दिया जाए, जैसे अगर मान लो कहीं हाइड्रोजन हो, जैसे सवाल देखो कैसे दिया जाता है बोर्ड में, अगर हाइड्रोजन हो, अगर मान लो फिर आपको दे दिया हीलियम हो, फिर अगर आपका लिथियम हो, अगर पूछे इन तीनों में ज्यादा हाइड्रोजन हो, हीलियम और लिथियम हो, तो इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे लिथियम तो आगे आ रहा है तो लिथियम को मार दोगे, लेकिन लिथियम को नहीं मारोगे, क्योंकि हीलियम का क्या होता है, देखो ध्यान से, इसका 2 होता है, ये क्या होता है, 4 होता है। इसे एटॉमिक नंबर क्या है, 2। और याद रखना, इवन वाला एटॉमिक नंबर मतलब उसका क्या होता है, पड़ोसी से क्या होता है, स्टेबिलिटी, वो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होता है, मतलब वो ज्यादा क्या होता है आपका, स्टेबल होता है। यहाँ ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, हीलियम। ग्राफ देखो ध्यान से, हीलियम ऊपर आएगा, ये दोनों का आएगा नीचे, तो हीलियम का होगा आपका ज्यादा होगा। इसके बाद झंझट नहीं है। इसके बाद जैसे अगर मान लो ई के बाद मतलब नियोन के बाद जैसे ही एटॉमिक नंबर क्या होगा आपका बाबू, देखो ध्यान से, एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा, कहाँ तक, आयरन तक, 26 तक। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, घटता 26 के बाद क्या होगा, देखो यहाँ से अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं ग्राफ में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, बढ़ेगा, यहाँ तक बढ़ रहा है। उसके बाद फिर क्या होगा, घटना शुरू हो जा रहा है। तो फिर जैसे 26 के बाद एटॉमिक नंबर अगर बढ़ना शुरू हो जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, फिर कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। इस ग्राफ से आपको पता लग गया, थोड़ा सा आइडिया लग गया
कि जो ABCD एलिमेंट्स हैं उनका जो होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे अपने पड़ोसी से, ठीक है। और उसके बाद ये आपको याद रखना है, देखो कि ये 30 और 120 के बीच में एक्चुअली क्या होता है, 30 और 120 के बीच के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। 30 और 120 के बीच में जितने भी सारे एलिमेंट्स आते हैं, जितने भी तत्व आते हैं, वो सारे क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। 30 और 120 जिसका मास नंबर 30 से 120 के बीच में लाई करता है, ठीक है। 120 के पार जो भी आता है, जैसे आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम वगैरह होता है, यूरेनियम थोड़ियम वगैरह ये सब होता है, उसका मास नंबर क्या होगा, 200 प्लस ही रहता है। तो 120 के पार करने वाला जितना भी मास नंबर होता है वो क्या होता है, आपका अस्थायी होता है, मतलब स्टेबल नहीं होता है। तो होता यूं है, इस ग्राफ से आपको ये थोड़ा सा बहुत समझ में आ जाएगा। चाहे ये देखो 30 से इधर वाला, 30 से कम वाला भी ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। 30 से कम वाला भी आपका स्टेबल नहीं होता है। ये जो रेंज होता है 30 से 120 के बीच में ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। तो कोशिश ये होता है, सारे के सारे एलिमेंट का कोशिश ये होता है कि ये इधर वाले सारे के सारे क्या करें, इधर वाले आपका न्यूक्लियस जुट जाए और मिडिल रेंज का इस मध्य श्रेणी में आ जाए। मतलब दो न्यूक्लियस, दो अलग अलग तत्व के न्यूक्लियस जुटे और किस श्रेणी में आ जाए, किस श्रेणी में आ जाए, मिडिल रेंज में आ जाए। इसका ये होता है, इधर वाले का 120 के पार वाले का कोशिश ये होता है कि न्यूक्लियस क्या हेवी, एकदम हेवी न्यूक्लियस क्या हो, टूटे और किस रेंज में पहुंच जाए, 30 और 120 के रेंज में पहुंच जाए। आज समझ में आ गया। तो आपको बस इतना याद रखना है, 30 और 120 का जो रेंज होता है वो काफी क्या होता है, स्टेबल होता है। जिसका मास नंबर, जिस एलिमेंट का मास नंबर 30 से 120 का होता है उसका क्या होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। 30 वाले अगर एटॉमिक मास 30 से कम है वो भी कम स्टेबल होगा। अगर 120 के पार होगा तब भी एटॉमिक 120 के पार अगर मास नंबर अगर होगा 120 के पार होगा तो वो भी क्या होगा, कम स्टेबल होगा। तो इधर वाला का प्रयास क्या होगा, अगर मान लो 30 से 120 में आने के लिए इधर का प्रयास क्या होगा, दो न्यूक्लियस का जुटना, और इधर वाला का प्रयास क्या होगा, एक हेवी न्यूक्लियस का टूटना और इस रेंज में आना। ये रहा आपका ग्राफ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। फटाफट इस ग्राफ को कॉपी कर लिया होगा आपने। मैं थोड़ा सा इसमें इसका समरी लिख देता हूँ, इसको मिटा के। मैं इस ग्राफ को मिटा रहा हूँ, आई थिंक आपने इसको लिख लिया होगा। और देखो सबसे टॉप मोस्ट पर कौन है, आयरन है। और आयरन का देखो इससे ज्यादा किसी का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है नहीं है। तो इसलिए दुनिया में अधिकांश जो चीज हमें मिलता है आयरन का ही मिलता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या होता है, आपका स्टेबल होता है। क्योंकि इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखो सबसे ज्यादा है। तो मोस्ट स्टेबल कौन होता है, आपका आयरन होता है, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं और कुछ आपको मैं समरी नोट डाल के लिखा देता हूं। नोट लिखो फटाफट, नोट लिखो फटाफट, सारे नोट लिखो, नोट लिखो फटाफट, लिखो 1 नंबर पॉइंट में लिखो फटाफट। मिडिल रेंज, मिडिल रेंज, मिडिल रेंज न्यूक्लियाई आर मोस्ट स्टेबल। ठीक है, मतलब मध्य श्रेणी वाला जो होता है, मध्य श्रेणी वाला न्यूक्लियाई नाभिको जो होता है, मध्य श्रेणी वाला जो होता है, मिडिल रेंज मतलब तो समझ रहे हो कौन सा, 30 से 120 के बीच वाला, ये जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरा पॉइंट ये फटाफट आपको समझ में आ गया, इसका हिंदी आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं ऊपर समझा दिया। मध्य श्रेणी, मिडिल रेंज मतलब क्या लिखोगे, मध्य श्रेणी, ठीक है। अब लिख लेना मिड रेंज का मतलब क्या होता है, मध्य श्रेणी, मध्य श्रेणी, ठीक है। मध्य श्रेणी वाली जो न्यूक्लियाई होती है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरा का न्यूक्लियाई, दूसरा का बी पॉइंट लिख लो, न्यूक्लियाई लिखो, न्यूक्लियाई ए लेस देन 30 ट्राई टू कंबाइन to form middle range nuclei, ठीक है। सी न्यूक्लियाई फटाफट यहां तक लिखो, स्पेस नहीं है बट लिखने का प्रयास कर रहा हूं। न्यूक्लियाई ए ग्रेटर
देन 120 try to split to form middle range nuclei। फटाफट कॉपी करो, मैं इसको समझाता हूं। देखो समझो, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, लिख लो फटाफट, ऐसे आपको समझ में आई क्या होगा इंग्लिश। मिडिल रेंज न्यूक्लियाई, मिडिल रेंज न्यूक्लियाई मतलब 30 से 120 वाला ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा था, पर न्यूक्लियन क्या था, ज्यादा था। 30 से 120 वाला क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अस्थायी होता है। बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अस्थायी। लिख लेना, मध्य श्रेणी जो नाभिक होता है बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अस्थायी। मध्य श्रेणी नाभिक बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अस्थायी होता है। दूसरा, न्यूक्लियाई ऐसे नाभिक जो जिनका ए मतलब मास नंबर, ए समझ में आ रहा है ना, मास नंबर कितना से कम हो, 30 से कम हो, तो 30 वाला कोशिश क्या करता है, 30 से कम वाला कोशिश ये करता है 30 और 120 में जाने की कोशिश करता है, मिडिल रेंज बनाने की कोशिश करता है। बात समझ में आ गया। तो जिसका आपका द्रव्यमान संख्या 30 से कम हो, कोशिश ये करता है जुट के, कोशिश ये ट्राई टू कंबाइन मतलब वो प्रयास में ये रहता है कि जुटे, दो नाभि ऐसे जुटे कि ताकि वो मध्य श्रेणी वाला नाभि बन सके, नाभिक बन सके। मतलब जिसका ए 30 से कम होता है, प्रयास में ये होता है, प्रयास में ये रहता है कि वो जुटे, दो नाभि ऐसे जुटे, नाभिक ऐसे जुटे ताकि वो मध्य श्रेणी वाला नाभिक बने। जिसका ए क्या होता है, 120 से ज्यादा रहता है, 120 से ज्यादा, और 30 से 120 में आना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, उसको टूटना पड़ेगा। जिसका ए अगर 120 से क्या होगा, ज्यादा होगा, और 30 से 120 में आना है तो क्या होगा, टूटना पड़ेगा। और जिसका ए लेस देन 30 होगा, वो क्या होगा, जुटेगा, तबे तो 30 से 120 में आएगा। बस यही याद रखना है। तो 120 से जिसका ज्यादा होगा, ए न्यूक्लियाई ए ग्रेटर देन 120 ट्राई टू स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है टूटना, टूटना। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, टूटना, याद रखना। और कंबाइन का मतलब होता है जुटना। तो ट्राई टू स्प्लिट, 120 से जिसका मास नंबर ज्यादा होगा वो टूटने के प्रयास में होगा ताकि वो मध्य श्रेणी में आए। बात समझ में आ गया। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया आपका, ए जिसका 120 से ज्यादा होगा प्रयास में होगा कि टूटे और मध्य श्रेणी का नाभि बने, और ए जिसका 30 से कम होगा, ये सेकंड पॉइंट, वो प्रयास में होगा कि जुटे और वो मध्य श्रेणी में आए। आज की क्लास यहीं तक रहने देता हूँ मैं, टाइम तो नहीं मिला क्या कि रेडियो एक्टिविटी मैं शुरू करूँ। नेक्स्ट क्लास में हम रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे एकदम फ्रेश। यहाँ तक आप पढ़ के आना पूरा अच्छे से, पिछला क्लास को लेकर यहाँ तक आप पढ़ के आना, और हम नेक्स्ट क्लास में रेडियो एक्टिविटी में बात करेंगे। रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है कि नाभि जो होता है टूटता है, क्योंकि आपको पता है जो हेवी न्यूक्लियस होता है क्या होता है आपका, टूटता है, अस्थायी होने के लिए क्या होता है, टूटता है। तो जिसका याद रखना, मैं ये पॉइंट बोल देता हूँ आज यहाँ पे, जिसका एक ग्रेटर देन 120 वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और वो प्रयास करता है 30 और 120 के रेंज में जाने की प्रयास करता है। तो वही चीज वहां पे आपको समझ में आ जाएगा जब रेडियो एक्टिविटी मैं शुरू करूंगा, तो कैसे न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लियस मतलब ज्यादा, हेवी न्यूक्लियस मतलब जिसका ए 120 से ज्यादा होता है तो कैसे टूटता है, तो सारी, या टूटता है तो क्या क्या किरणें एमिट होता है, वो सारी चीजें मैं कल बात करूंगा। ओके, आज मैं यही रहने देता हूँ, फटाफट यहाँ तक कॉपी कर लो। कॉपी करने से बाद कि ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो डेफिनेटली मेरे को एक बार फिर आप उसी तरह आप सारे बच्चे मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर दें कि हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया, आगे आप बढ़े। फीडबैक मेरे को मिल जाता है तो फिर मैं आगे बढ़ना शुरू हो जाता हूँ। और यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो फिर आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया सबको। मध्य श्रेणी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसका ए 30 से 120 के बीच में रहता है। तो अगर ए जिसका 30 से कम रहता है तो क्या होता है, जुटने के प्रयास करता है ताकि 30 और 120 में जाए। और जिसका ए 120 से क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, वो प्रयास करता है क्या, टूटने की, ये इसमें जुटने के प्रयास है, इसमें क्या कोशिश करता है, टूटने के प्रयास में रहता है, ठीक है। बस इसी को आप पढ़ ले आना, कल मैं आना तो मैं रेडियो एक्टिविटी कल शुरू करूँगा। ओके, दैट्स ऑल।